इसमें अपन ईओ आरओज के लिए जो अपन तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसके 23 मार्च 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। इस संबंध में जो पार्ट बी है, पार्ट बी जो नगर पालिका एक्ट से संबंधित है, और उसमें जो रूल्स हैं, 3 अपने रूल्स हैं। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 और राजस्थान नगर पालिका समितियों के शक्तियाँ, कर्तव्य एवं कार्य नियम 2009 और परचेज ऑफ मटेरियल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1974, ये 3 रूल्स इसमें शामिल हैं। और जो धाराएं हैं, धाराएं अपने इसमें 3 टोटल धाराएं 344 हैं और 17 इसमें चैप्टर हैं, लेकिन इसमें जो अपने चैप्टर सिलेबस में कम हैं धाराएं, वो कम हो जाएंगी, तो लगभग समथिंग ये मान कर चलें अपन 300 प्लस होंगी। लगभग 305 हो सकती हैं, 310 हो सकती हैं। 344 धाराएं अपने को नहीं पढ़नी है। और साथ में अपने को जो रूल्स हैं, 3 रूल्स मैंने आपको बता दिए, 3 रूल्स जो बताए मैंने। इसके अलावा 8 योजनाएं हैं। 8 योजनाओं में अभी मैं आपको वन बाय वन अपन इसमें करते जाएंगे। सबसे पहले अपन जो चैप्टर है सेकंड, नगर पालिकाओं का गठन और शासन, इसमें चैप्टर 2 में सेक्शन 3 से लेकर 50 तक का है। और कार्य संचालन और वार्ड समिति चैप्टर 3 है, इसमें सेक्शन 51 से लेकर के और 66 तक है। नगर पालिका संपत्ति, इसमें सेक्शन 67 से 75। नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, इसमें सेक्शन 76 से 89A। नगर पालिका चैप्टर 7 अपने जो चैप्टर 6 है वो सिलेबस में नहीं है। और इस प्रकार सेक्शन 101 टू 140 और चैप्टर 11 में सेक्शन 159 टू 199। चैप्टर 12 में सेक्शन 200 से लेकर 297 तक। इसमें चैप्टर 13 में सेक्शन 200 298 से 308 और चैप्टर 14 में सेक्शन 309 से 327 तक। ये अपने को अध्ययन करना, ये अपने सिलेबस में है। और इसके साथ साथ जो सिलेबस में है, ये पिछली बार जो एग्जाम हुए थे ईओ आरओ के 2023 में, उसमें जो प्रश्न आए थे प्रथम पारी और द्वितीय पारी, इन दोनों पारी में जो जो प्रश्न आए थे, उसमें चैप्टर 2 में जो आए थे प्रश्न प्रथम पारी सेकंड पारी, इस प्रकार से 3+2, यानी प्रथम पारी में 3 और सेकंड पारी में 2, चैप्टर 3 में 5 और 4, इस प्रकार से ये प्रश्न आए थे। चैप्टर 4 में 1+2 आए थे, यानी चैप्टर 5 में 2+2 आए थे। चैप्टर 7 में 1+1 आया था। चैप्टर 11 में 0+1 आया था। और चैप्टर 12 में 1+2 आए थे। चैप्टर 13 में कोई प्रश्न आया नहीं। चैप्टर 14 में 3+2। इस प्रकार से ये प्रश्न जो अपने एग्जाम ईओ आरओ के जो 2023 में हुए थे, उनमें ये प्रश्न इस प्रकार से आए थे। लेकिन अपने को जो है पूरी डिटेल में, आपकी बार पिछली बार जो पेपर आया था वो पेपर काफ़ी लो लेवल का था। अब की बार काफ़ी स्टैंडर्ड का पेपर आएगा, ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। क्योंकि पिछली बार आपकी बार जो पेपर तैयार हो रहा है वो काफ़ी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा तैयार हो रहा है, इसलिए पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड का होगा और आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने ऊपरी तौर से पढ़ लिया। अधिकतर कुछ लोग जो कोचिंग संस्थाओं में हैं जो ऊपरी ऊपरी से तौर से पढ़ा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं चलेगा। कारण क्या है कि आपकी बात काफ़ी जो क्वेश्चंस आएंगे वो डिटेल्स में आएंगे, स्टेटमेंट के रूप में आएंगे। किसी भी रूप में आरपीएससी उसको आरपीएससी किसी भी प्रश्न को कहीं से भी घुमा सकती है। इसलिए अपने को लाइन टू लाइन का ध्यान रखना पड़ेगा और अपने को पूरा पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि अपने को छोड़ दे, ऊपरी ऊपरी से अपने धाराएं देख ली, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए अपने को पूरे डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, पूरे स्टेटमेंट ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई जो पिछली बार जिस चैप्टर में मान लीजिए क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए चैप्टर 12 है या चैप्टर 13 है, चैप्टर 13 में पिछली बार कोई प्रश्न नहीं आया, तो ये मान के मत चलना कि अब की बार नहीं आएगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए अपन को चैप्टर 13 भी पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें जो चैप्टर 13 है, इसमें अब की बार
भी प्रश्न आ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। तो ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें प्रश्न नहीं आएंगे, ऐसा नहीं मान के चलना है। अपने को सारे ही चैप्टर ये मानना पड़ेगा इंपॉर्टेंट है, और कहीं से भी कोई प्रश्न आ सकता है, किसी भी चैप्टर से कोई प्रश्न आ सकता है, किसी भी रूल्स में आ सकता है, किसी भी योजनाओं में से कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं। योजनाओं में से लगभग पिछली बार 10 प्रश्न आए थे, तो अब की बार हो सकता है कि 10 आ जाए, 11 आ जाए। ये कोई आवश्यक नहीं है कि मतलब भाई 10 ही आएंगे या 9 आएंगे। तो इस प्रकार से अपने को पूरी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, सारे स्टेटमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अपन ने ऊपरी ऊपरी लाइन, ऊपरी तौर से लाइनें पढ़ ली, उससे काम चल जाएगा, उससे अपना काम चलने वाला नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरा डिटेल से आपको करना है। ये रूल्स हैं अपने राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय अनुबंध नियम 1974, राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी परचेज ऑफ गुड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1970। इससे पिछली बार 6 प्रश्न आए थे प्रथम पारी में और द्वितीय पारी में। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009, इसमें 2+4 आए थे। और राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य और कर्तव्य नियम 2009, इसमें 3+3 आए थे। लेकिन ये सारे ही रूल्स अपने इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए अपने को इनमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा फोकस करना पड़ेगा, पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा कि पूरा, जब तक डिटेल से अध्ययन करना पड़ेगा, बिना डिटेल के अपना इसमें काम चलने वाला नहीं है। साथ में ये अपनी योजनाएं हैं। स्वच्छ भारत मिशन, इसमें 1+2, इंदिरा रसोई योजना में 1+1 आए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2+2, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2+2, अमृत मिशन में 2+2, हृदय योजना में द्वितीय पारी में 1 प्रश्न आया था, एनुअल में द्वितीय पारी में 1 आया था, और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना में प्रथम पारी में 1 प्रश्न आया था। इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया है कि मोटा मोटा किस प्रकार से ये पिछली बार का जो पेपर 2023 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें इस प्रकार से प्रश्न आए थे। लेकिन अब की बार अपने को ये आरपीएससी, मैंने आपको पहले बताया कि एक्सपर्ट कमेटी द्वारा प्रश्न तैयार हो रहे हैं। अब की बार पेपर का जो पिछली बार जो एकदम लोअर लेवल का प्रश्न थे, वो अब की बार बिल्कुल नहीं आएंगे। स्टैंडर्ड पेपर होगा, एक स्टेटमेंट के आधार पे होंगे। इस प्रकार से अपने को डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि वह बिना डिटेल स्टडी के काम चल जाएगा, ऐसा चलने वाला नहीं है। अब ये 2 बुक हैं जो आप कॉन्टेक्ट करके इनसे कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी पुस्तकें हैं। जैसे ये पार्ट बी के लिए है, इसमें एक तो ऑब्जेक्टिव है जिसमें 2000 से ज़्यादा प्रश्न हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, जो इनमें से कोई बाहर जाने की संभावना नहीं है। पूरे डिटेल सारे जितने भी प्रश्न जहाँ से भी कवरअप हो सकते थे स्टेटमेंट के रूप में, या जो भी डिटेल्स प्रश्न थे, सारे के सारे इसमें लिए गए हैं। इस बुक में ऑब्जेक्टिव बुक है, ये ऑब्जेक्टिव बुक, और एक दूसरी ये थ्योरेटिकल। तो अपने को थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये पार्ट बी के लिए सबसे मैं मेरी राय में दोनों बेस्ट पुस्तकें हैं। आप इनसे कांटेक्ट कर करके जो भी आप लेना चाहे पुस्तकें वो ले सकते हैं। ये आप चूज कर लीजिए जो भी है। इसमें मतलब इसमें 1500 प्लस की जगह मैं कहता हूँ कि 2000 से ज़्यादा हैं, 2000 प्लस हैं, है ना। तो इसलिए आप इनमें ये बुक आप चाहे तो कांटेक्ट करके इनसे ले सकते हैं। अब अपन इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो नगर पालिका का क्या स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि संविधान 74वां संविधान संशोधन आया 1992 में, और जो 1 जून 1993 से लागू हुआ, 1 जून 1993 से लागू हुआ। ये एक ग्रास रूट लेवल से ये संशोधन किए गए थे, क्योंकि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, उनके द्वारा उनकी एक सोच थी कि भाई धरातल से मतलब ग्रास रूट लेवल से ये संविधान संशोधन किया जाए, ताकि नगर पालिकाओं के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस संबंध में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसमें 18 विषय शामिल किए गए थे। इस प्रकार से ये जो इसका अब अपन आते हैं स्ट्रक्चर पर। ये स्ट्रक्चर है मुख्यमंत्री के जो नीचे डिपार्टमेंट नगरीय विकास एवं स्वशासन व आवासन मंत्री, इसके तहत प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग, और नगरीय विकास विभाग के तहत कौन कौन है, जयपुर विकास प्राधिकरण, यूआईटी, नगर नियोजन, आवासन मंडल यानी टाउन प्लानिंग,
हाउसिंग बोर्ड, जेडीए और यूआईटी। इस प्रकार से इसके नीचे हैं प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, संयुक्त सचिव में निदेशक और निस्तारण निकाय विभाग, और इनके नीचे डिप्टी डायरेक्टर रीजनल, उप निदेशक क्षेत्रीय। ये जो 7 संभाग हैं, 7 संभाग अपने अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर में प्रत्येक संभाग में एक एक डीडीआर लगाए गए, जो पूरे इनके जो राजस्थान में जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, समस्त नगर पालिका कंट्रोलिंग इनके माध्यम से डायरेक्टर लोकल बॉडी करते हैं। अब अपन आते हैं, इनकी 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। 3 श्रेणियां मतलब इसमें राजस्थान में वर्तमान में जो अपन इसमें हैं, 3 जनसंख्या के हिसाब से इनके पैरामीटर्स तय किए गए हैं। जो पैरामीटर्स तय किए गए वो आपको मैं बताऊंगा कि राजस्थान ने सरकार ने 19/2/2021 को एक अधिसूचना जारी करके और इनके पैरामीटर्स तय किए, नगर पालिका गठन किस प्रकार से होगा। ये मैं सेक्शन 3 के अंतर्गत आपको डिटेल से बताऊंगा। इसमें इस प्रकार से राजस्थान में वर्तमान स्थिति में कितनी नगर निगम है? 13 नगर निगम है और नगर परिषद 52 है और नगर पालिका बोर्ड 240। इस प्रकार वर्तमान में 305 नगर निकाय हैं और इनके मुखिया कौन होंगे? नगर निगम के मामले में तो होंगे महापौर, और उप मुखिया कौन होंगे? डिप्टी मेयर, यानी मेयर एंड डिप्टी मेयर। और नगर परिषद के मामले में सभापति, उप सभापति। नगर पालिका बोर्ड के मामले में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। ये मैंने बताया था 74वां संविधान संशोधन हुआ जो 1992 में हुआ, लागू 1 जून 1993 से किया गया। इसमें 18 कार्य उल्लेख किया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची के माध्यम से 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। नगर निगम कैसे बनेंगे? 5 लाख से अधिक महापौर, उप महापौर होंगे, ये 13 हैं। और नगर परिषद 1 से 5 लाख तक, सभापति, उप सभापति और 52 इसमें वर्तमान में स्थापित है। नगर पालिका बोर्ड 10,000 से 1 लाख तक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 240 है। कुल 305 नगर निकाय वर्तमान में स्थापित है। नगर पालिका बोर्ड में कोई भी 3 श्रेणियों में दे दिया। द्वितीय श्रेणी नगर पालिका म्यूनिसिपल बोर्ड 2nd क्लास, नगर पालिका म्यूनिसिपल बोर्ड 3rd क्लास और नगर म्यूनिसिपल बोर्ड 4th क्लास। इस प्रकार इसकी 3 कैटेगरी बांट दी। इसमें से इस प्रकार से ये गठन वो किया गया, स्ट्रक्चर तैयार किया गया। अब अपने जो सबसे पहले ये जो एक्ट है, सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में यही आता है कि इसका शीर्षक क्या होगा, टाइटल नाम क्या होगा। सबसे पहले इसका नाम है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। ये इसका पब्लिकेशन हुआ 11 सितंबर 2009। जो गजट नोटिफिकेशन हुआ, जो राजपत्र में प्रकाशन हुआ, वो 11 सितंबर 2009 को हुआ। और फिर इसके बाद में लागू कब से, प्रभावशील कब से किया गया? 15 सितंबर 2009। 15 सितंबर 2009 को ये प्रभावी किया गया है। इस प्रकार से ये जो एक्ट है इसका प्रसार कहाँ तक है? छावनी क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में इसका प्रसार है। एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंड वो इसका राजस्थान में छावनी क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में इसका लागू किया है। केवल छावनी क्षेत्र छोड़ दो। अब छावनी क्षेत्र में भी अब नसीराबाद जो नगर पालिका भी बनाई है उसमें छावनी क्षेत्र को छोड़ दिया और वहां भी नगर पालिका नसीराबाद में नगर पालिका नई बना दी गई है। इस प्रकार से ये इसका एक्सटेंशन है। और ये लागू कब से हुआ ये मैंने आपको बता दिया। प्रभावशील हुआ 15 सितंबर 2009 और इसका जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था वो 11 सितंबर 2009 का हुआ था। इसमें 17 चैप्टर हैं और सेक्शन 344 है, 6 शेड्यूल है। इस प्रकार से ये मैंने आपको बता दिया कि 11 सितंबर 2009 और 15 सितंबर 2009। अब सेक्शन 1 में मैंने टाइटल बता दिया, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है ना, ये इसका टाइटल होगा। प्रसार मैंने बता दिया आपको, पूरे राजस्थान में केवल छावनी क्षेत्र को छोड़कर पूरा राजस्थान में ये एक्सटेंड किया गया है। और कब से प्रारंभ? 15, ये प्रभावशील 15 सितंबर 2009। ये सेक्शन 1 है। अब इसमें सेक्शन 2 में परिभाषाएं हैं जो अपन जैसे अपन चैप्टर आगे आगे जो पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तब तब जैसे जैसे वो धाराएं आएंगी उसी हिसाब से इन परिभाषाओं के हिसाब से आपको अवगत करा दिया जाएगा। अब सेक्शन 3 पे आते हैं।
ये जो नगर पालिका गठन और शासन चैप्टर 2 है, इसमें नगर पालिका का परिसीमन किया, डिलिमिटेशन किया जाता है। किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करना, यानी किसी ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाना, या ऐसे इसमें किसी भी ग्राम उसके क्षेत्र को शामिल करना, या उसमें से अपवर्जित कर देना यानी हटा देना, और या कोई नगर पालिका नहीं रही। ये इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। इस प्रकार इसमें ये आप देखेंगे कि इस प्रकार ये एक अमेंडमेंट आया था 17 जुलाई 2023 को। मैं इसको थोड़ा बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अपन ये देख लें कि कैसे नगर पालिकाओं का गठन होगा। किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करना, यानी किसी भी ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित करना, सीमा में परिवर्तन करना, दो नगर पालिकाओं का समामेलन करना या उनका विभाजन करना, उसमें सम्मिलित करना या एक्सक्लूड करना यानी अपवर्जन करना, हटाना, और कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहे, ये स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति में इनमें नगर पालिका सदस्यों का निर्वाचन यदि कोई क्षेत्र अतिरिक्त किया जाएगा तो 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव नियत तिथि से कराए जाएंगे। नगर पालिका जो बनी रहेगी, कब तक बनेगी नई नगर पालिका? जब बनेगी, जो मूल नगर पालिका है वो मूल नगर पालिका जब तक रहेगी जब तक वो जो पहली नगर पालिका है जो विकसित यदि नहीं कर दी गई है तो तब तक वो बनी रहेगी मूल नगर पालिका। नगर पालिका सीमाओं का या परिदृश्य सीमाओं को परिनिश्चित करने का काम, सीमा चिन्ह जो बनाएगा वो कौन करेगा? जिला कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा, अनुमोदित किए जाएंगे और उनके अपने खर्चे पर नियमित स्थापित कर अनुचित रखे जाएंगे। नगर पालिका का जो फंड है, जो सरप्लस है, वो राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे और उनके यदि कोई आगम है तो राज्य सरकार के आदेशों के अधीन उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें नगर पालिका अधिकारिता थी के फायदे के लिए खर्च किए जाएंगे। इसी प्रकार से अन्य जो कोई क्षेत्र है, निशान क्षेत्र है, नगर पालिका की जो निधि है उसमें अन्य संपत्ति अधिकार जो दायित्व है वो सब अन्य स्थानीय निकाय में निहित हो जाएंगे। अब ये जो मैंने आपको बता रहा था 19/2/21, इसके द्वारा पैरामीटर्स तय किए हैं कि किस प्रकार से पैरामीटर्स होंगे नगर पालिका गठन करने के लिए। सबसे पहले तीन कैटेगरी बनाई गई हैं। वृहद शहरी क्षेत्र जिसके अंतर्गत नगर निगम आते हैं। दूसरा इसमें जो किया है वो है इनका इस प्रकार से, ये मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको पूरा समझा देता हूँ कि वृहद शहरी क्षेत्र में नगर निगम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5 लाख या उससे अधिक, और जनसंख्या घनत्व 1000 प्रति किलोमीटर, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से राजस्व जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो 500 रुपये है प्रति व्यक्ति। और इसी प्रकार से कृषि के अलावा अन्य जो क्रियाकलाप है उनमें जो नियोजन का प्रतिशत होगा नगर निगम के मामले में 50% या उससे अधिक होगा। और पांचवा जो पैरामीटर है वो आर्थिक महत्व शहरी विकास से संबंधित, ये कॉमन होगा ये सभी के लिए। जब वृहद शहरी क्षेत्र, लघु शहरी क्षेत्र, नगर परिषद और संक्रमणशील क्षेत्र नगर पालिका, इनमें अब जैसे लघु शहरी क्षेत्र है, नगर परिषद उसमें पैरामीटर क्या होगा? 1 लाख या उससे अधिक यानी 5 लाख तक नगर परिषद बनाई जाएगी और उसका घनत्व 500 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। और संक्रमणशील नगर पालिका 10,000 की पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन कितनी होगी? 10,000 या उससे अधिक यानी 1 लाख तक हो सकती है। और 200 व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा घनत्व। और साथ में जो इनकम होगी, राजस्व होगा, इसमें 200, इसमें 10 रुपये। इस प्रकार इसमें 200 रुपये प्रति व्यक्ति और इसमें 10 रुपये प्रति व्यक्ति। और जो कृषि से अलावा जो गैर नियोजन क्रियाकलापों में जो नियोजन का प्रतिशत होगा, नगर परिषद के मामले में 25% और नगर पालिका मामले में 10% होगा। पांचवा जो पैरामीटर है आर्थिक महत्व शहरी विकास, ये सब में कॉमन रहेगा। इसमें मतलब इस प्रकार से ये राज्य सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की 19 फरवरी 2021 को, उसके अनुसार ये पैरामीटर्स तय किए गए। ये पैरामीटर इसके हिसाब से नगर पालिका गठन होगा। साथ में अब जो मैं आपको बता रहा था 17 जुलाई 2023 का, उसमें
ये 17 जुलाई 2023 का एक अधिसूचना जारी करी नगर राज्य सरकार ने। इसमें ये कहा गया कि भाई जो पैरामीटर्स जो 19/2/21 के द्वारा निर्धारित किए गए थे, पैरामीटर्स 5, उनमें शिथिलता प्रदान करते हुए राज्य सरकार किसी भी उसमें जो मानक निर्धारित किए गए थे उसमें शिथिलता प्रदान करते किसी भी लघु शहरी क्षेत्र को नगर परिषद को नगर निगम बनाया जा सकता है, यानी बृहत्तर शहरी क्षेत्र में घोषित किया सकती है, और किसी भी ग्राम पंचायत को नगर पालिका बना सकती है। और किसी भी इस प्रकार से ये परिवर्तन इसमें ये नया एक अमेंडमेंट कर अधिसूचना जारी की गई, और इस अधिसूचना के माध्यम से यानी राज्य सरकार को पूरे पावर्स हैं जो वहाँ के उस क्षेत्र की महत्व और स्थानीय आवश्यकता को और अन्य परिस्थिति ध्यान में रखते हुए इस प्रकार जो मानक तय किए गए, जो स्टैंडर्ड तय किए गए थे, उसमें स्टैंडर्डों में शिथिलता प्रदान करते हुए लघु शहरी क्षेत्र को नगर बृहत नगरीय क्षेत्र में या नगर निगम में क्रमोन्नत किया जा सकता है, और किसी संगठित क्षेत्र को नगर परिषद बनाया जा सकता है, और किसी ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाया जा सकता है। मैं समझता हूँ ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस प्रकार से 3 कैटेगरी करी: वृहद शहरी क्षेत्र, लघु शहरी क्षेत्र और संक्रमणशील क्षेत्र। तो वृहद शहरी क्षेत्र में निगम, कारपोरेशंस, और लघु शहरी क्षेत्र में नगर परिषद काउंसिल्स, और नगर पालिका में म्यूनिसिपल बोर्ड। इस प्रकार से ये इनकी जनसंख्या इस प्रकार से होगी। और साथ साथ में जो वृहद शहरी क्षेत्र में यदि नगर निगम है तो निगम के मामले में यदि जहां डिविजनल हेडक्वार्टर है यानी संभागीय मुख्यालय है तो संभागीय मुख्यालय पर नगर निगम बनाया जाएगा, चाहे पॉपुलेशन कम हो। ऐसी स्थिति में ये हो सकता है। जैसे आपको पता होगा कि नगर परिषद भीलवाड़ा को नगर निगम बना दिया, और इस प्रकार से नगर परिषद जो पाली थी उसको नगर निगम बना दिया। इसी प्रकार से अलवर नगर परिषद को नगर निगम बना दिया। ये 3 जो बनाए, यहाँ कोई डिविजनल हेडक्वार्टर भी नहीं थे, लेकिन इनकी पॉपुलेशन भी मैं समझता हूँ 5 लाख नहीं। लेकिन जो 17 जुलाई 2023 का जो अधिसूचना थी उसका शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने जो निर्धारित जो मानक थे उनमें शिथिलता प्रदान करते हुए इस प्रकार से भीलवाड़ा, पाली और अलवर को नगर निगम बनाया गया। अब इनमें जो बात आएगी इनमें जो प्रतिनिधित्व कौन करेगा, यानी जो सरपंच, जैसे किसी ग्राम पंचायत को नगर पालिका बना दिया तो उसमें यदि मान लीजिए एक ग्राम धारा जिसमें केस कैसे बनाया जाएगा, जो सरपंच है उस ग्राम पंचायत जिसको नगर पालिका घोषित किया गया है उस ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो अध्यक्ष होगा। यानी कौन अध्यक्ष होगा? जिस ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित किया गया है उस ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो उसका अध्यक्ष होगा, और उसी ग्राम पंचायत का उप सरपंच है, उपाध्यक्ष होगा, और जो पंच है या जो पंच है वो सभी सदस्य समझे जाएंगे। इस पर एक स्थिति तो ये हो सकती है, और अन्य दूसरी स्थिति भी हो सकती है। 3 स्थिति इसमें हो सकती है, यानी एक से अधिक ग्राम पंचायत है, एक पूर्ण ग्राम पंचायत है और एक या एक से अधिक ग्राम पंचायत शामिल है। तो स्थिति क्या होगी? तो भी यही स्थिति रहेगी, यानी एक पूर्ण ग्राम पंचायत है और एक या एक से अधिक आंशिक ग्राम पंचायत का क्षेत्र शामिल कर करके और नगर पालिका बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में जिस ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो अध्यक्ष होगा, और उसी ग्राम पंचायत का जो पूर्ण ग्राम पंचायत है उसका उप सरपंच उपाध्यक्ष होगा। बाकी जो सदस्य पंच हैं और जो आंशिक ग्राम पंचायत के उप सरपंच पंच जो भी हैं वो सदस्य समझे जाएंगे। तीसरी स्थिति और आ सकती है। तीसरी स्थिति क्या आ सकती है? 2 ग्राम पंचायत पूर्ण है, मतलब 2 पूर्ण ग्राम पंचायत हैं, और तीसरी मान लीजिए आंशिक ग्राम पंचायत है, यानी 2 ग्राम पंचायत पूर्ण है और 1 ग्राम पंचायत आंशिक है। इन तीनों को मिला करके और नगर पालिका घोषित किया गया है। तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में उसका अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होंगे, इसके बारे में भी समझना आपको आवश्यक है। तो तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? 2 या 2 से अधिक पूर्ण एवं 1 से अधिक आंशिक ग्राम पंचायत यदि हैं
तो जो पूर्ण ग्राम पंचायत है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, सबसे अधिक है, यानी प्रथम है, जिसकी संख्या प्रथम है, तो उसका जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, अधिक है, उस ग्राम पंचायत का सरपंच अध्यक्ष होगा। यानी उस ग्राम पंचायत का जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, उसका जो सरपंच है वो अध्यक्ष होगा। और जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या द्वितीय द्वितीय है, यानी सेकंड नंबर पर है, तो उसका सरपंच उपाध्यक्ष होगा। और बाकी के जो शेष जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, जो उप सरपंच हैं, वार्ड पंच हैं, वो सभी सदस्य समझे जाएंगे। ये 3 स्थिति हो सकती है, 4 के माध्यम समझ लीजिए। नई घोषित नगर पालिका की है तो स्थिति है, किसी क्षेत्र में यदि एक ग्राम पंचायत है तो उसका अध्यक्ष कौन होगा? सरपंच जो है वो उसका अध्यक्ष होगा, और उसी ग्राम पंचायत का उप सरपंच उपाध्यक्ष होगा, और वार्ड पंच सदस्य होंगे। अब सेकंड स्थिति क्या आ सकती है? एक पूर्ण ग्राम पंचायत है और एक से अधिक आंशिक ग्राम पंचायत है। तो जब पूर्ण ग्राम पंचायत है उसका सरपंच अध्यक्ष होगा, और उसी पूर्ण ग्राम पंचायत का उप सरपंच उपाध्यक्ष होगा, और शेष सभी उप सरपंच, सरपंच, वार्ड पंच है वो सदस्य होंगे। तीसरी स्थिति मैंने आपको बता दी, 2 या 2 से अधिक पूर्ण एवं 1 से अधिक आंशिक ग्राम पंचायत है। तो मैंने बताया कि 2 से अधिक यदि ग्राम पंचायत पूर्ण है और एक आंशिक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? पूर्ण ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, यानी प्रथम नंबर पर है, उसका सरपंच अध्यक्ष होगा। और जिस ग्राम पंचायत जो पूर्ण ग्राम पंचायत दूसरी है, उसकी जो द्वितीय संख्या उससे कम है पहली वाली से, तो जिसकी जनसंख्या द्वितीय स्थान पर है, उसके सरपंच अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा, और शेष ग्राम पंचायत सदस्य सरपंच सदस्य होंगे। मैं समझता हूँ ये बात आपको ये चार्ट से बिल्कुल समझ में होंगे। इसमें इस प्रकार से ये, क्योंकि ये जो मामला आया था, मैं इसका उदाहरण आपको पावटा प्रागपुरा नगर पालिका जो बनी है, पावटा प्रागपुरा नगर पालिका, इसमें दोनों, क्योंकि पावटा ग्राम पंचायत पूर्ण थी और प्रागपुरा ग्राम पंचायत पूर्ण थी, और एक तीसरी ग्राम पंचायत जो आंशिक उसका क्षेत्र लिया गया वो थी कुन्नेड़। इस प्रकार से 2 तो पूर्ण ग्राम पंचायत होगी पावटा प्रागपुरा, और तीसरी कुन्नेड़, उसका आंशिक क्षेत्र लिया गया। इस प्रकार से तीनों को मिलाकर के पावटा प्रागपुरा नगर पालिका बनाई गई। तो अब ऐसी स्थिति में विवाद उत्पन्न हुआ कि इनके कौन सा सरपंच का अध्यक्ष होंगे, कौन का उपाध्यक्ष होगा। तो ये विवाद हाई कोर्ट तक गया। फिर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए राज्य सरकार को कि इसके लिए पैरामीटर्स तय किए जाए और एक पॉलिसी बनाई जाए। तो राज्य सरकार ने फिर एक पॉलिसी बनाई, और 1 जून 1/6/2021 1 जून 2021 को एक पॉलिसी तय करी राज्य सरकार ने, और एक पॉलिसी तय करके इसको जारी किया। इस संबंध में उन्होंने तय कर दिया कि जिस पूर्ण ग्राम पंचायत की जनसंख्या ज़्यादा है उसका सरपंच अध्यक्ष होगा, और जिस पूर्ण ग्राम पंचायत का सरपंच द्वितीय स्थान पर जनसंख्या है तो उसका सरपंच उपाध्यक्ष होगा। बाकी शेष सभी जो उप सरपंच हो, सदस्य पंच हैं, वो सदस्य समझे जाएंगे। ये पॉलिसी तय कर दी। इसके बाद से ये मैंने आपको सेक्शन 3 में बता दिया, और ये सेक्शन 3। अब सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 में नगर पालिका बोर्ड को ऐसे जो प्रावधान है जो राज्य सरकार जिनको अनुपयुक्त समझती है नगर पालिका बोर्ड के लिए, उनके परिवर्तन से, उनके संचालन से छूट दे सकती है। साथ साथ में उनके लिए नियम भी बना सकेगी, और यदि इनको फिर लागू करना है तो राज्य सरकार वापस इनको गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से लागू कर सकेगी। ये नियम, ये सेक्शन 4 में प्रोविजन है। सेक्शन 4 में ये प्रोविजन है, नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे प्रावधान के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति राज्य सरकार को है। तो राज्य सरकार जो नगर पालिका बोर्ड के लिए जो अनुपयुक्त प्रावधान है उनको छूट देने की शक्ति है, और उनके नियम बनाने की शक्ति है। यदि इनको लागू करना है वापस, तो इनके गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से वापस लागू किया जा सकता है। सेक्शन 5, ये मैंने सेक्शन 5 है नगर पालिका स्थापना और निगमन। अब राजस्थान इसमें नियम सेक्शन 5 है जो नगर पालिका स्थापना निगमन के बारे में बताया गया है। इसकी स्थापना वही मैंने आपको 3 बताए। बृहत्तर शहरी क्षेत्र, इसमें नगर निगम होगा,
और लघुतर शहरी क्षेत्र जिसमें नगर परिषद होगी और संकीर्ण शीर्ष क्षेत्र में नगर पालिका। ये अपनी निगमित निकाय होंगे, इनके खुद की एक कॉमन सील होगी, ये सामान्य मुद्रा होगी और इनके इन नगर पालिका नाम से वाद चला सकेगी, इनके नगर पालिकाओं के नाम से वाद चलाया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति नगर पालिका नाम से वाद चला सकेगा और नगर पालिका किसी पर वाद चला सकेगी और इनकी एक सामान्य मुद्रा, इनका एक शाश्वत उत्तराधिकार होगा। इस प्रकार से ये जो सेक्शन 5 है इसमें ये प्रोविजन किए गए हैं। ये मैंने बताया प्रत्येक संकीर्ण क्षेत्र में और लघुतर शहरी क्षेत्र में और प्रत्येक बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में, इनमें तो होगी नगर पालिका, ठीक है, इसमें होगा नगर परिषद और इसमें नगर निगम। नगर निगम इनकी एक कॉमन सील होगी, मैंने आपको बता दिया। निगमित नागरिक से इनसे बात चलाया जा सकता है, यानी उनका शाश्वत उत्तराधिकार का प्रीपेचुअल सक्सेशन होगा और ये इन नगर पालिका किसी व्यक्ति पर बात तो अपने नाम नगर पालिका नाम से वाद चलाया जा सकेगा। और साथ साथ में जहां नगर पालिका, जहां भी कोई औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल, तो वहां नगर पालिका गठन नहीं किया जाएगा। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व को दृष्टिगत रखते हुए विकास प्राधिकरण गठित किए जा सकते हैं। यानी नगर पालिका सीमा क्षेत्र को छोड़ते हुए भी, अपवर्जन करते हुए या रहते हुए, बिना अपवर्जन किए यानी बिना हटाए भी विकास प्राधिकरण गठित किए जा सकते हैं। अभी अभी हाल ही में आपको विदित होगा कि भरतपुर और बीकानेर 2 नए विकास प्राधिकरण गठित किए गए हैं। भरतपुर और बीकानेर में अभी हाल ही में गठित किए गए हैं, बीकानेर और भरतपुर में। तो वो उन मतलब नगर पालिका क्षेत्र को शामिल करते हुए या अपवर्जित करते हटाते हुए, दोनों किसी भी तरीके से इसी जगह सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व को देखते हुए वहां अपवर्जित के बिना और नगर पालिका के अतिरिक्त भी एक विकास प्राधिकरण गठित किए जा सकेंगे। वो मैंने आपको बताया कि भरतपुर और बीकानेर अभी हाल में विकास प्राधिकरण बनाए गए। इससे पहले जयपुर में जेडीए है और नगर निगम भी स्थापित, दोनों ही हैं। ऐसी प्रकार से जोधपुर में भी जोडा है और अजमेर में एडीए है, यानी अजमेर विकास प्राधिकरण है और जोधपुर में जोधपुर विकास प्राधिकरण है। वहाँ नगर निगम भी है, जोधपुर में 2 नगर निगम है, उत्तर और दक्षिण, और इसी प्रकार से अजमेर विकास प्राधिकरण में अजमेर नगर निगम भी स्थापित है। ये मैंने आपको ये तो एक प्रश्न है, इसलिए अब सेक्शन 6 नगर पालिका संरचना, कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, इसकी संरचना कैसे होगी, नगर पालिका की संरचना किस प्रकार से की जाएगी। सबसे पहले सेक्शन 6 में अपन जिसका प्रतिनिधित्व है, जो सीटों का जो निर्धारण है, सीटों की जो संख्या है वो राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, जनसंख्या के आधार पर तय की जाएगी। जितनी जनसंख्या है उसी के हिसाब से इसमें जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं, जिनका जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाएगा, ऐसे सदस्य इसमें शामिल होंगे। सबसे पहले तो कौन होंगे, जो निर्वाचित सदस्य, जिनका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। दूसरे इसमें जो शामिल होंगे, ये सीटों का निर्धारण मैंने आपको बता दिया, राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। अभी फिलहाल राज्य सरकार ने एक 22/11/2024 इसको एक अधिसूचना जारी कर करके और इनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया है। अभी वर्तमान में अभी लेटेस्ट जो अधिसूचना जारी की गई अमेंडमेंट करके इस प्रकार से अधिसूचना जारी की राज्य सरकार द्वारा 22/11/2024 को जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया है। इसमें पहले तो आएंगे निर्वाचित सदस्य जो जनता के द्वारा सीधे चुने जाएंगे। दूसरे आएंगे पदेन सदन एक्स ऑफिशियो मेंबर, एमपी और एमएलए होंगे, एमपी और एमएलए
तो प्रत्येक नगर निगम चाहे नगर परिषद नगर पालिका में सदस्य होगा, लेकिन जो एमपी है लोकसभा का जो सदस्य है वो केवल नगर निगम और नगर परिषद में ही सदस्य होगा। पदेन सदस्य नगर निगम और नगर परिषद में ही होगा, नगर पालिका में एमपी सदस्य नहीं होगा। यानी एमएलए तो प्रत्येक में ही होगा, नगर निगम में भी होगा, नगर परिषद में भी होगा और नगर पालिका में भी सदस्य पदेन सदस्य रहेगा। तीसरा इसमें आता है मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य है वो राज्य सरकार नामित करती है। जिन व्यक्ति जो नगर पालिका का प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं ऐसे व्यक्तियों का नामित नगर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। नगर निगम की स्थिति में, नगर निगम के मामले में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में तो 12 और नगर परिषद में 8 और नगर पालिका में 6। इस प्रकार से ये राज्य सरकार इनमें ये जो मनोनीत सदस्य नामित करेगी। नगर निगम में 12 और नगर परिषद में 8 और नगर पालिका में 6। अधिकतम ये हो सकते हैं 6, 8, 12। लेकिन इसमें एक दिव्यांग होगा, कम से कम एक, इनमें से प्रत्येक में एक दिव्यांग होगा, एक सदस्य दिव्यांग होगा। इसमें ये आपको ध्यान रखने की बात है कि इनमें ये हो सकते हैं 12, 8, 6, मैक्सिमम है 6, 8, 12। इनमें मतलब जो एक व्यक्ति जो होगा, एक जो सदस्य होगा वो दिव्यांग होगा। ये अपने इसमें प्रोविजन है। इसी प्रकार से अब आती है बात आरक्षण की। आरक्षण सभी के लिए होगा। इसमें सेक्शन 6 के अंतर्गत जो आरक्षण होगा वो एससी, एसटी, ओबीसी और महिला, इन सब के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा। जितनी एसटी की पॉपुलेशन है, राज्य की कुल जनसंख्या से जितना अनुपात है उस अनुपात में इनकी आरक्षण होगा। इसी प्रकार से एसटी की जनसंख्या जितनी है उसके अनुपात में राज्य की कुल संख्या जितना अनुपात है उसी प्रकार से एसटी का होगा। इसी प्रकार से ओबीसी का, महिला ओबीसी का आरक्षण होगा। जो दोनों को मिलाकर, जैसे मिलाकर जितना 50% से कम पड़ता है तो उतना आरक्षण ओबीसी के लिए होगा। जैसे मान लीजिए एससी और एसटी दोनों का मिलाकर 28% आरक्षण होता है, तो कितना आरक्षण हुआ ओबीसी का? 22%। लेकिन एक राइडर लगा दिया और राइडर ये हुआ कि ओबीसी का आरक्षण 21% से अधिक नहीं होगा, 21% से अधिक नहीं होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि ओबीसी का आरक्षण अधिकतम कितना हो सकता है? 21% हो सकता है, 21% ज्यादा नहीं होगा। महिलाओं का जो आरक्षण है बहुत सी किताबों में 1/2 दे रखा है, यानी 50% दे रखा है। लेकिन इस संबंध में एक माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर हुई थी। उस याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, इंटरिम ऑर्डर पास किया था। उसके तहत उन्होंने ये निर्धारित किया था कि फिलहाल अभी 1/3 आरक्षण महिलाओं का रहेगा। तो उसके रेफरेंस में इस जो निर्णय हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिया, इस इंटरिम ऑर्डर के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा 2010 में एक ऑर्डर जारी किया, 2010 में, और उसमें ये कर दिया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अग्रिम आदेशों तक महिलाओं का आरक्षण 1/3 रहेगा, यानी 33.33% रहेगा। तो जहां ये लिख रखा है कि भाई 1/2 रहेगा, वो मैं समझता हूं कि वो सही नहीं है। और सही क्या है, अभी वर्तमान में 1/3 आरक्षण है महिलाओं का। तो महिलाओं का जो आरक्षण है वो 1/3 है। ये लेटेस्ट जो अधिसूचना में बता रहा था 22/11/24 की, इसके हिसाब से सीटों का निर्धारण किया गया है। 15,000 की पॉपुलेशन तक के लिए 20 वार्ड किए गए हैं मिनिमम। वैसे किताबों में 13 दे रखा है कि मिनिमम जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे, 13 ये बताया गया है। लेकिन ये गलत है। और मिनिमम जो न्यूनतम है जो कितने होंगे, 20 होंगे।
15,000 तक वार्ड संख्या 20 होंगे, और जिनकी पॉपुलेशन 15,001 से 25,000 तक है वहाँ 25 होंगे, और 25,001 से 40,000 तक 35 होंगे, और 40,000 से 60,000 तक 40 होंगे, और 60,001 से 80,000 तक 45 होंगे। इस प्रकार से ये जनसंख्या के हिसाब से वार्डों का निर्धारण, सीटों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा 22/11/24 की अधिसूचना के द्वारा किया गया है। इससे पहले 10/6/19 की जो अधिसूचना थी उसको अतिक्रमित कर दिया। उसको अतिक्रमित करते हुए 22/11/24 को ये अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक इस प्रकार से जनसंख्या वाइज वार्डों की संख्या इस प्रकार से होगी, सीटों का जो निर्धारण है वो इस प्रकार से होगा। मैं समझता हूँ ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और ये मैंने बता दिया किस किस का प्रयोग होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा स्थानों की संख्या बता दी मैंने आपको, है ना। ये तो प्रश्न है। और आरक्षण मैंने बता दिया महिलाओं के लिए, SC ST के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए किस प्रकार से आरक्षण होगा। उसकी जो कुल जनसंख्या का जो अनुपात है उसके हिसाब से पिछड़े वर्गों का मैंने बता दिया, कुल जनसंख्या 50% से कम पड़ता है तो वो उतना होगा, लेकिन शर्त मैंने बताई 21% से अधिक नहीं होगा। एक राइडर है और राइडर के अनुसार 21% से OBC का आरक्षण अधिक नहीं होगा। ये पहले आधा ही लिखा हुआ है इसमें तो, लेकिन ये 1/3 है। अभी सेक्शन 6 तक अपन इसको कंप्लीट कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट फिर देखेंगे। तो अभी मैं आपसे वापस से एक बार ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो स्टडी है वो डिटेल रूप में करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पेपर अब की बार आने की संभावना है उसमें एक्सपर्ट कमेटी द्वारा पेपर तैयार किया जा रहा है। अपन ये नहीं है कि भाई ऊपर ऊपरी तौर से अपन ने, जो बहुत से लोग जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहे हैं वो ऊपरी ऊपरी लाइन से पढ़ा देते हैं, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। कि अपने को डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी और प्रत्येक लाइन को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, अपने को डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। और ये भी नहीं देखना पड़ेगा कि इस संबंध में कि अपन ये सोचें कि भाई ये जो चैप्टर ये महत्वपूर्ण नहीं है। सारे चैप्टर महत्वपूर्ण है, किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रश्न आ सकता है, किसी भी रूल्स में। ये जरूरी नहीं है कि पिछली बार किसी रूल्स में ज़्यादा आ गए तो अब की बार कम आने की संभावना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मतलब अपने को तो सभी पूरे स्टडी, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको स्टडी पूरी करनी पड़ेगी, पूरी डिटेल से करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आपको पूरा ध्यान रखना होगा।